हेलो बच्चों। हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और वो ख़त्म हो ही गया था। बस एक डिसऑनर का कंसेप्ट बताना है मैंने, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। इसलिए मैंने डिसऑनर की क्लास अलग से बनाई है ताकि आपको बात पूरी क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना। आप देखो, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹20,000 and deposited into बैंक सेम डे। आपने उसी दिन चेक को जमा करवा दिया बैंक में। आपको राम से चेक मिला था 20,000 रुपए का। ध्यान से सुनना, मुझे बताएं ये एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट अगर सेम डे जमा करवाते हैं टू राम। इसके पीछे पर्सनल और रियल के लॉजिक आपको पता है। ये भी पर्सनल है, रिसीवर है, ये गिवर है। आपको चेक मिला लेकिन ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिसऑनर्ड होता क्या है। देखो, डिसऑनर्ड का मतलब क्या है। मान लो राम ने मुझे चेक दिया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं ना, बिजनेस, ये बिजनेस की बुक्स में एंट्री हो रही है। तो राम से जो चेक मिला ना, राम का बैंक था जिसका वो चेक था पीएनबी, और हमारा बिजनेस का है वो एसबीआई है। हम राम से मिले चेक को एसबीआई के पास लेके गए। एसबीआई ने उस चेक को आगे कहां लेके जाएगा? पीएनबी बैंक। अपने आप थोड़ा पैसे जमा कर देगा। राम का अकाउंट पीएनबी में है, एसबीआई में पैसे मेरे कैसे जमा हो जाएंगे? पहले एसबीआई बैंक कहां पे चेक क्लियर करवाने के लिए जाएगा? एसबीआई बैंक का जो भी पर्सन होगा वो जाएगा पीएनबी के पास, वहां से चेक क्लियर होके आएगा। अब वो क्लियर ना होने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे राम हो सकता है दिवालिया हो गया हो, बैड डेट्स बोलते हैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में, दिवालिया होना। या फिर हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ना हो, या ये पर्सन ही एग्जिस्ट ना करता हो इस अकाउंट बैंक में उसका अकाउंट ही ना हो। कुछ भी रीजन हो सकता है। चेक क्लियर नहीं हुआ। अगर चेक क्लियर नहीं हुआ तो एसबीआई का मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा। ये तो मैंने बिजनेस ने अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक ने थोड़ा मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए? बैंक ने पासबुक में अभी तक पैसे नहीं डाले। ये तो मैं खुद अपनी मर्जी से लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसे जमा ही नहीं हुए, ये एसबीआई क्या कर देगा जी? आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया आपका चेक। यहां से पैसे नहीं मिलने वाले आपको। मतलब पीएनबी आप मना कर रहा है, मतलब राम कहीं ना कहीं या तो फ्रॉड है या कुछ भी रीजन हो सकता है। मैं क्या करूंगा, वो चेक जो है अब वो मुझे वापस कर रहे हैं, मतलब मैं अपना बैंक बैलेंस घटा दूंगा टू बैंक 20,000 रुपए से जो बढ़ाया था, और राम को मैं ये चेक वापस दे दूंगा और राम रिसीवर हो जाएगा। मुझे राम से वापस से फिर 20,000 रुपए लेने जो मैंने उससे लिए थे ना, जो गिवर बना था वो चेक का, फिर मैंने वापस से उससे 20,000 रुपए लेने हैं। तो मैंने राम को रिसीवर बना दिया, राम रिसीवर हो गया उसी चेक का वापस से। और बैंक बैलेंस मतलब बैंक ने मुझे वो चेक दिया, बैंक गिवर हुआ और राम उस चेक का रिसीवर हुआ। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को आप समझे कि जब आपको चेक मिलता है, सेम डे डिपॉजिट करवा देते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये डिसऑनर्ड की एंट्री है। ठीक है, अब आगे आते हैं फर्दर। देखो, मान लो अगर आपको चेक मिला था बट डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे। अगर मान लो नेक्स्ट डे डिपॉजिट हुआ है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इस दिन आप क्या एंट्री करेंगे? पहले दिन चेक इन हैंड डेबिट, और ये तो पर्सनल है। नेक्स्ट डे मान लो आपने जमा किया तो अब आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, मैं लिख रहा हूं अबाउ चेक डिसऑनर्ड। मुझे एक बात बताओ, आपने पहले केस में डिसऑनर्ड चेक की एक एंट्री करी थी, और मतलब उससे पहले वाली भी जब आपने चेक डिपॉजिट करवाया था एक एंट्री करी थी ना। अब आपने दो एंट्री करी है, क्या डिसऑनर्ड के टाइम पे भी दो करोगे? नहीं, अब आप वहीं एक ही करोगे, एंट्री वहीं रहेगी। क्या आप जो चेक है बैंक हमें वापस दे रहा है, हमने बैंक बैलेंस घटा दिया और इस चेक को हमने वापस दे दिया राम को कि तेरा चेक फ्रॉड है, मतलब डिसऑनर्ड हो गया, बस राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इससे डिसऑनर्ड की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया, चाहे सेम डे जमा करवाए चाहे नेक्स्ट डे जमा करवाए, डिसऑनर्ड की एंट्री वही रहने वाली है, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब आगे आते हैं पॉइंट पे। इसी पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। तो मैंने एक हिसाब से मान के चलो जो पैसा पार्टी से मिलता है उसके डिसऑनर्ड के पॉइंट को और ऐड करा है, मतलब। ठीक है, अब आगे आते हैं।
चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹19,000, डिस्काउंट allowed ₹1,000, check was deposited into bank same day। ठीक है, ध्यान से अब इस बात को समझना। आपने चेक रिसीव करा राम से 19,000 रुपए का और आपने सेम डे जमा करवाया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपए। और आपको राम से मिलने कितने थे? 19 प्लस 1,000 की डिस्काउंट भी तो दी है। आपको चेक 19 का मिला और 1,000 की डिस्काउंट देने के बाद मतलब आपने लेने कितने थे? आपने 20,000 रुपए लेने थे, तो 2 राम आपका कितने का हो गया? 20,000 रुपए। इट मीन्स डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट अलाउड जो बोल रखा है 1,000 रुपए, मतलब राम गिवर होता कितने रुपए का? 20,000 रुपए का, और गिवर है 20,000 का, जिसमें से चेक का गिवर कितने रुपए का है? 19,000 का, और लॉस का गिवर कितने रुपए का है? 1,000 रुपए का है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूं कि अबाउट चेक डिसऑनर्ड, ये चेक डिसऑनर्ड होगा। मुझे एक बात बताएं, आपको राम से कितने रुपए लेने थे? 20,000 रुपए। आपने लिए कितने? 19,000 रुपए, और 1,000 रुपए की क्या हो गई? डिस्काउंट अलाउड कर दी। अब मान लो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो आप राम से क्या 19,000 ही वापस फ्यूचर में मांगोगे या 20 ही मांगोगे? कहोगे कि भाई तेरे को डिस्काउंट इसलिए दी थी, तेरे को डिस्काउंट इसलिए दी थी कि भाई तू मेरे को नकद पैसे दे रहा है, अभी चेक दे रहा है, अगर तेरा चेक लगा ही नहीं है तो मैं तेरे को वो डिस्काउंट कैंसिल करूंगा। सीधी सी बात है ना, आप सोच के देखें, जो चेक लगा ही नहीं तो मैं डिस्काउंट भी तो कैंसिल करूंगा। मुझे एक बात बताएं, अब आप समझना। पहले तो अबाउट चेक डिसऑनर्ड की एंट्री क्या बन रही है? राम वापिस से रिसीवर हो जाएगा उस चेक का, जो चेक बैंक ने मुझे दिया, मैंने राम को वापिस दे दिया और 20,000 रुपए वापिस मैं उससे मांगूंगा। मेरे बैंक में से कितने रुपए कम हो गए? वापिस से 19,000 रुपए, अपोजिट एंट्री होगी ना। और जो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ करी थी, मेरे लिए लॉस था, अब मैं उसकी डिस्काउंट कैंसिल कर रहा हूं। जो मैंने डिस्काउंट अलाउड करी थी वो मेरे लिए लॉस था। समझ रहे बात को? जो मैंने डिस्काउंट अलाउड करी थी वो मेरे लिए लॉस था, लेकिन जब मुझे वो पैसे मिले ही नहीं तो मैं वो लॉस क्यों बियर करूं? मैं वापस उसको क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। और लॉस कैंसिल होगा तो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो जाएगी। आप सोचें एक बात मेरी, जब भी ना डिस्काउंट अलाउड की जाती है ना, तो तभी की जाती है जब आपके लिए लॉस होगा। लॉस के केस में तो डिस्काउंट अलाउड होती है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम के केस में, मतलब बेनिफिट के केस में होती है। जब आपने किसी को पैसे देने थे तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होती है, आपके लिए बेनिफिट है, और वो क्रेडिट होती है हमेशा। और जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं वो डेबिट होती है, क्योंकि आपके लिए लॉस है। लेकिन डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कभी नहीं होती, लेकिन एक ही सिचुएशन में होती है, जब आपने डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल करना है। जो आप पहले से अलाउ कर चुके हो ना, आप उसको कैंसिल कर रहे हो कि भाई हम आपको डिस्काउंट नहीं देते। जैसे मैंने आपको परचेज रिटर्न समझाया था, क्या परचेज रिटर्न आपके लिए इनकम थी? इनकम नहीं थी, लेकिन खर्चा कम हो रहा था, क्योंकि परचेज अगर मान लो आपने 1,00,000 की करी है और 30,000 वापस कर रहे हो, तो आपका खर्चा 30,000 रुपए से कम होकर परचेज कितने की रहेगी? 70,000 की। मतलब खर्चा कम होना भी तो आपकी इनकम हुई। तो सेम बात है आपका यहाँ पे भी, कि आपका जो लॉस है वो कम होना भी तो आपके लिए इनकम है। तो डिस्काउंट अलाउड इस केस में क्रेडिट हो जाएगा। बस इसी केस में क्रेडिट होता है, नहीं तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, मान लो ये चेक जो है डिपॉजिट किया था नेक्स्ट डे, बताओ क्या चेंज आएगा? चेंज क्या आएगा? यहां पे मैं लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम और डिस्काउंट अलाउड डेबिट। नेक्स्ट डे क्या कर दूंगा? ये नेक्स्ट डे की एंट्री यहां पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितने रुपए से? वही 19,000 रुपए से जितने मिले हैं। 19 के 19,000 रुपए का चेक मैंने लगा दिया बैंक में। अब मान लो चेक डिसऑनर्ड होता है, तो आप ये एंट्री थोड़ा ना कैंसिल करेंगे, आप पूरी देखेंगे कि राम से आपको, मतलब मान के चले आपने चेक इन हैंड को तो लिखना ही नहीं है डिसऑनर्ड के केस में कभी भी। आप इन दोनों को कंबाइन करके देखें, राम क्रेडिट है उसको डेबिट कर दीजिए। किस लिए कर दीजिए? कि राम को हम उसका चेक वापस लौटा रहे हैं, भाई अब तेरे से पैसे लेने हैं।
और जो बैंक था जिसको मैंने रिसीवर माना था वो गिवर बन गया वापस से, कह रहा चेक अपना वापस ले जाओ। उन्होंने चेक दिया, मैंने आगे राम को दे दिया, और जो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड करी थी मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो ये दो एंट्री तो होंगी, ये एंट्री में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो मैंने आपको 4 केसेस समझाए। पहले 2 केसेस विदाउट डिस्काउंट अलाउड थे, जिसमें एक तो चेक सेम डे जमा करवाया जाता है, एक नेक्स्ट डे जमा करवाया जाता है, 2 केस वो। फिर विद डिस्काउंट वाले 2 केस करेगी, चेक सेम डे जमा करवाया जाता है और नेक्स्ट डे जमा करवाया जाता है। पहले 2 केसेस में भी डिसऑनर्ड की एंट्री सेम रहेगी, लास्ट 2 केसेस में भी डिसऑनर्ड की एंट्री सेम रहेगी। तो मैंने 4 केसेस आपको इस क्लास में करवाए। अब आपका ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। होने को और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने बेसिक कर लिया है, बहुत सारी चीजें, कुछ आप अपनी जजमेंट भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे, अगले कंसेप्ट करेंगे। बाय बाय।